हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक पॉइंट लिखेंगे, डी ब्लॉक ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर प्रेजेंट एट periphery more than S and P block elements। तो क्या मतलब है इस बात का? आप सब जानते हैं कि जो एटम्स होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं। अब यहाँ पर जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं, डी ऑर्बिटल्स का शेप काफ़ी डिफ्यूज्ड होता है, काफ़ी फैला हुआ होता है, जिसकी वजह से जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं दे आर मोर अवेलेबल एट पेरिफेरी। पेरिफेरी का मतलब होता है बाहर की तरफ, तो जिसकी वजह से लाइगेंड्स आसानी से अपना लोन पेयर इनको डोनेट कर पाते हैं और ये बहुत आसानी से कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर पाते हैं। तो इसको आगे लिखेंगे हम, देयरफॉर आर मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय ligands एटम। तो इस वजह से जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो बहुत आसानी से कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर पाते हैं। इस बात को आगे भी अभी हम डिस्कस करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। Variation of atomic radius in D block elements। एटॉमिक रेडियस आप जानते हैं क्या होता है? एटॉमिक रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ये आपका एटम है, ये न्यूक्लियस है और ये इसका आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन है। तो न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। तो यही आपको अभी देखना है कि क्या वेरिएशन होता है एटॉमिक रेडियस का इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं वेरिएशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी कि अलोंग द पीरियड। तो आप एक बात नॉर्मली जानते हैं, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन कम क्लोजर टू द न्यूक्लियस and atomic radius decreases। जैसे जैसे हम along a period मूव करते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ आता है और एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। तो होना क्या चाहिए? जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं वैसे वैसे एटॉमिक रेडियस कम होना चाहिए, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। तो वही अभी आप देखने वाले हैं कि क्या यहाँ पर क्या वेरिएशन होता है एटॉमिक रेडियस का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे आपके पास है स्कैंडियम, ये 3D सीरीज की हम बात कर रहे हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। अब आप इनकी कॉन्फ़िगरेशन भी जानते हैं। इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 3d1,4s2, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 3d2,4s2, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 3d3,4s2, 3d5,4s1, 3d5,4s2, 3d6,4s2, 3d7,4s2, 3d8,4s2, 3d10,4s1 और 3d10,4s2। ये कॉन्फ़िगरेशन है इसकी। अब जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं
वैसे वैसे होना क्या चाहिए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ना चाहिए और एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होना चाहिए। एक्सपेक्टेड तो यही था, एक्सपेक्टेड था कि ऐसा होगा, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। तो यहां पर होता क्या है, जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि पहले डी में 1 इलेक्ट्रॉन था, उसके बाद डी में 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर 3 इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद 5 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, फिर उसके बाद 5 है, उसके बाद 6 है। तो हुआ क्या, ये हमारे पास 3D है और ये हमारा 4s है। तो न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन तक का जो डिस्टेंस होता है उसको आप एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। तो जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं वैसे वैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, तो इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ आता है, और जब इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ आता है तो ये जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये जो 3D के इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इसको क्या प्रोवाइड करते हैं, ये इसको रिपल्शन प्रोवाइड करते हैं। बट हम जानते हैं कि जो 3D होता है वो अच्छा शील्डर नहीं है। तो जैसे जैसे आपके पास डी में 1 इलेक्ट्रॉन था, 2 इलेक्ट्रॉन थे, 3 इलेक्ट्रॉन थे, 5 इलेक्ट्रॉन थे, तब तक ये 3D अच्छा शील्डर नहीं था। लेकिन अब यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं 3D में, जो कि कलेक्टिवली इस आउटर इलेक्ट्रॉन को क्या प्रोवाइड करेंगे, रिपल्शन प्रोवाइड करेंगे। इसका मतलब जो 3D है वो अब एक अच्छा शील्डर बिहेव कर रहा है। और जैसे जैसे आप आगे जाते जाएंगे आप यहां पर देख पा रहे हैं कि 3D में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि अब 3D में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, और वो 10 इलेक्ट्रॉन्स इस आउटर इलेक्ट्रॉन को क्या प्रोवाइड करेंगे, रिपल्शन प्रोवाइड करेंगे। तो क्या वो रिपल्शन इफेक्टिव होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन मिलकर रिपेल कर रहे हैं उसको। तो यानी कि इनकी शील्डिंग पावर अब बहुत ज्यादा अच्छी हो चुकी है, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस कम होने की बजाय बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर ये 10 इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे तो ये दूर चला जाएगा। टू मिनिमाइज रिपल्शंस, तो क्या सीखा हमने अभी कि स्टार्टिंग में एट द बिगिनिंग 3D अच्छा शील्डर नहीं था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन सक्सेसफुली अंदर आ रहे थे। क्यों, क्योंकि लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। लेकिन जैसे ही आप मिडवे में पहुंचते हैं, मिडवे में जब आप पहुंचते हैं तो अब डी में इलेक्ट्रॉन्स बहुत हो चुके हैं, जो उसको क्या प्रोवाइड करेंगे, रिपल्शन प्रोवाइड करेंगे, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस ना ही बढ़ेगा और ना ही कम होगा। और एट द एंड रिपल्शंस बहुत ज्यादा हो चुकी हैं, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस कम होने की बजाय और बढ़ जाएगा। तो जरा लिखते हैं इसके बारे में। एटॉमिक रेडियस फर्स्ट डिक्रीजेज इन द बिगिनिंग। क्यों कम होता है, बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आउटवे द इफेक्ट ऑफ शील्डिंग पावर। शुरुआत में डी में इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम थे, डी में इलेक्ट्रॉन्स कम होने की वजह से वो एक इफेक्टिव शील्डर की तरह बिहेव नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी अगर शील्डर अच्छा नहीं है तो इलेक्ट्रॉन्स अंदर की तरफ आएंगे, इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ आएंगे तो एटॉमिक रेडियस कम होता है। तो स्टार्टिंग में आपको यही देखने को मिलता है, लेकिन एट द मिडवे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज counterbalanced by shielding power। मतलब जितना न्यूक्लियर अट्रैक्शन लगा उतना रिपल्शन लगा, क्योंकि मिडवे में आपके पास लगभग 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं, जो कि कुछ ना कुछ रिपल्शन तो प्रोवाइड करेंगे। तो मिडवे पर यह देखा गया है कि जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन होती है और जो शील्डिंग पावर होती है वो एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर देती है, जिसकी वजह से ना ही एटॉमिक रेडियस बढ़ता है और ना ही एटॉमिक रेडियस कम होता है। तो मिडवे में आपको एक कांस्टेंट एटॉमिक रेडियस देखने को मिलेगा। और एट द एंड क्या हुआ, तो
At the midway, effective nuclear charge is counterbalanced by shielding power. So, atomic radius become almost constant. और at the end, आखिरी में आप देख चुके हैं कि डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है, तो ये मैक्सिमम रिपल्शन यानी कि मैक्सिमम शील्डिंग प्रोवाइड करेंगे। तो इसकी वजह से जो आउटर इलेक्ट्रॉन है वो अंदर आने की बजाय न्यूक्लियस से और दूर हो जाएगा, तो एटॉमिक रेडियस कम होने की बजाय एटॉमिक रेडियस और बढ़ जाएगा। तो एट द एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज शील्डिंग पावर आउटवे द इफेक्ट ऑफ effective nuclear charge. So, atomic radius increases at the end. तो यहां पर अगर आप इसका ट्रेंड लिखना चाहें, एटॉमिक रेडियस का क्या ट्रेंड है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट जब आप जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस कम होता है और मिडवे में क्या हो जाता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट, और एट द एंड एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। तो होपफुली ये सारी बातें आपको समझ में आई हो कि शुरुआत में शील्डिंग पावर बहुत कम थी, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट कर रहा था। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट करता है तो इलेक्ट्रॉन्स अंदर की तरफ आते हैं, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस कम होता है। मिडवे में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग पावर एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करती हैं, जिसकी वजह से ना ही एटॉमिक रेडियस बढ़ता है और ना ही कम होता है। तो मिडवे में एटॉमिक रेडियस कांस्टेंट हो जाता है और एट द एंड शील्डिंग पावर डोमिनेट कर रही है, रिपल्शन डोमिनेट कर रही है, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस बढ़ जाता है। तो अभी आप इस चीज को नोट भी कर सकते हैं और अब हम इसको ग्राफिकली प्लॉट करेंगे, तो इसको आप अच्छे से नोट करिए। तो अगर हम इसको ग्राफिकली प्लॉट करना चाहें, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक नंबर, तो मान के चलिए ये आपका स्कैंडियम है। लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल और आखिरी में इंक्रीज देखने को मिलता है कॉपर, जिंक। तो ये आपको डिक्रीज क्यों देखने को मिला यहां से यहां तक, क्योंकि यहां से यहां तक अगर आप बात करें तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट करता है, आउटवे द इफेक्ट ऑफ शील्डिंग पावर। तो यहां तक जो आपको डिक्रीज देखने को मिल रहा है उसकी वजह यह है, यहां पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा रहता है शील्डिंग पावर से। मिडवे में आपको कांस्टेंट क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो काउंटर बैलेंस कर देता है शील्डिंग पावर को। दोनों बराबर है तो एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाता है, तो ना ही रेडियस बढ़ता है ना ही रेडियस कम होता है, और एट द एंड शील्डिंग पावर बहुत ज्यादा हो जाती है। शील्डिंग पावर बढ़ने का मतलब है रिपल्शंस का बढ़ना, और जब भी रिपल्शंस बढ़ेंगे तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा। तो शील्डिंग पावर डोमिनेट करती है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को। तो ये तो बात हुई 3D सीरीज की। तो ऐसी आपके पास 4D सीरीज भी होती है। 4D सीरीज में भी शुरुआत में एटॉमिक रेडियस कम होता है, मिडवे में कांस्टेंट हो जाता है और एट द एंड इंक्रीज होता है। कौन कौन है यहां पर आपके पास,
यट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिबेडनम, टेक्नीशियम, रुथीनियम, रहोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। यह है 4D सीरीज। बिल्कुल सेम रीजन है यहां पर भी। शुरुआत में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट करता है, बीच में शील्डिंग पावर और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर देते हैं, और आखिरी में जो शील्डिंग पावर है वो डोमिनेट करती है ओवर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इस वजह से रिपल्शंस बढ़ती हैं तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। तो अब आप ये देख सकते हैं कि आपका ये 3D सीरीज है और ये आपका 4D सीरीज है। तो टॉप टू बॉटम अगर आप 3D सीरीज की बात करें तो 3D सीरीज का मतलब है 4th पीरियड, और 4D सीरीज की बात करें तो वो है आपका 5th पीरियड। जब आप टॉप टू बॉटम आते हैं तो आपने पढ़ा है, जब आप टॉप टू बॉटम आते हैं तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होती है। नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होती है तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस भी बढ़ता है, तो एटॉमिक रेडियस भी बढ़ेगा। दैट्स वाई 3D सीरीज में और 4D सीरीज में 4D सीरीज एलिमेंट्स का साइज बड़ा होता है। तो यहीं पर अगर आप 5D सीरीज की बात करें तो ये 5D सीरीज है। अब 5D सीरीज का जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा है। ये 5D सीरीज है। कौन कौन है 5D सीरीज में? लेंथेनम, उसके बाद हाफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड एंड मर्क्यूरी। अब यहां पर आपका सवाल यह होना चाहिए कि जब आप टॉप टू बॉटम जाते हैं, टॉप टू बॉटम, तो आपका जो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होता है तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। तो यहां पर आपके पास 4th पीरियड था, इसका मतलब आउटर मोस्ट शेल 4th शेल में रहा होगा। ये 5th पीरियड है क्योंकि जो 4D सीरीज होती है वो 5th पीरियड में होती है। ये 5th पीरियड है तो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन 5th शेल में रहा होगा। तो शेल बढ़ गया तो डिस्टेंस बढ़ गया तो एटॉमिक रेडियस बढ़ जाएगा। उसके बाद ये आपके पास 6th पीरियड है। 6th पीरियड का मतलब है जो आउटर मोस्ट शेल है इलेक्ट्रॉन है वो 6th पीरियड में रहा होगा, 6th शेल में रहा होगा। तो शेल बढ़ गया तो एटॉमिक रेडियस बढ़ना चाहिए। बट यहां पर आप देख पा रहे हैं कि ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो चुका है। जो गैप है एटॉमिक रेडियस का वो बहुत कम है। यहां पर तो गैप अच्छा खासा है लेकिन यहां पर गैप बहुत स्मॉल है। तो इसका रीजन क्या है? तो इसी को लेकर अब हम बात करने वाले हैं। इस ग्राफ को आप अच्छे से नोट कर लीजिए। अब आपको ये देखना है यहाँ पर कि टॉप टू बॉटम ये गैप तो बहुत बड़ा है लेकिन ये गैप बहुत छोटा है। तो ऐसा क्यों? नंबर ऑफ शेल तो बड़ी है, नंबर ऑफ शेल बड़ी है तो एटॉमिक रेडियस बढ़ना चाहिए। यहाँ पर गैप बहुत कम है तो इसका रीजन क्या है? तो इसको नोट कर लिए, फिर शुरू करते हैं। तो अगर हम 3D सीरीज की बात करें, 3D सीरीज में हमारे पास कौन कौन है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। 4D सीरीज की बात करें तो इसमें कौन कौन है हमारे पास? यट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिबेडनम, टेक्नीशियम, रुथीनियम, रहोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। उसके बाद जो 5D सीरीज है उसमें कौन कौन है? लेंथेनम। अब लेंथेनम के बाद यहां पर कुछ एलिमेंट है जिनको लास्ट लेक्चर में ही बताया गया था। 58 से लेकर 71 तक कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f सबशेल में एंटर करता है। और आप सब जानते हैं कि 4f शील्डर्स आर वेरी पुअर शील्डर्स। इनकी रिपल्शंस ना के बराबर होती हैं। 4f की शील्डिंग पावर बहुत ज़्यादा पुअर होती है। तो उसकी वजह से होगा क्या? हाफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन,
रीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मर्क्यूरी। तो हुआ क्या, यहां पर ये जो ये वाले एलिमेंट्स है, ये वाले एलिमेंट्स हम सोच रहे थे कि इनका साइज टॉप टू बॉटम साइज बढ़ना चाहिए क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ती हैं, तो हम सोच रहे थे कि हाफनियम का जो एटॉमिक रेडियस होगा वो जिरकोनियम से बड़ा होगा, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता ऐसा? बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, पुअर शील्डिंग पावर ऑफ 4f सबशेल। तो इसको समझते हैं कि क्या होती है पुअर शील्डिंग पावर। देखिए तो बेसिकली हुआ क्या, ये न्यूक्लियस है, तो जब हाफनियम पर हम पहुंचेंगे तो उससे पहले 4f सबशेल की फिलिंग होगी, तो यहां पर 4f है, उसके आगे फिर फिलिंग होगी 5d की और उसके बाहर रहा होगा 6s। तो हुआ क्या, जब आप नीचे की तरफ आते हैं तो ऑब्वियस सी बात है इसका एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा रहा होगा, एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो उसके पास प्रोटॉन भी ज्यादा रहे होंगे, प्रोटॉन ज्यादा रहे होंगे तो उसका न्यूक्लियर चार्ज भी ज्यादा रहा होगा। तो होता क्या है कि जब ये न्यूक्लियर अट्रैक्शन लगती है तो ये जो इनर ऑर्बिटल्स होते हैं ये इसको शील्डिंग प्रोवाइड करते हैं। शील्डिंग का मतलब इसको रिपल्शन प्रोवाइड करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स अंदर ना आ पाए। लेकिन जो 4f होते हैं इनकी शील्डिंग पावर ना के बराबर होती है, दे आर वेरी पुअर शील्डर्स। वेरी पुअर शील्डर्स का मतलब है ये बिल्कुल भी रिपल्शन प्रोवाइड नहीं करते हैं। अगर ये बिल्कुल भी रिपल्शन प्रोवाइड नहीं करते तो क्या होगा, अगर ये इसको रिपेल नहीं करेंगे, 4f में 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4f में 14 इलेक्ट्रॉन्स का फिलिंग हुआ है, 14 एलिमेंट्स है इन बिटवीन, 14 इलेक्ट्रॉन्स है 4f में, फिर भी उनकी रिपल्शन ना के बराबर होती है। अगर रिपल्शन हो ही नहीं रहा तो क्या ये इलेक्ट्रॉन सक्सेसफुली अंदर आता जाएगा? बिल्कुल आता जाएगा। क्या डी के इलेक्ट्रॉन्स अंदर आते जाएंगे? बिल्कुल आते जाएंगे, क्योंकि न्यूक्लियस अट्रैक्शन कर रहा है और 4f बिल्कुल भी रिपल्शन प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो न्यूक्लियस सक्सेसफुली अंदर की तरफ आते जाएंगे। तो यही होता है यहां पर कि जिरकोनियम और हाफनियम में जो हाफनियम होता है उसका एटॉमिक रेडियस जिरकोनियम के बराबर रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि 4f सबशेल्स आर वेरी पुअर शील्डर्स, बिल्कुल भी शील्डिंग प्रोवाइड नहीं करते हैं और इलेक्ट्रॉन सक्सेसफुली अंदर की तरफ आ जाते हैं और एटॉमिक रेडियस अनएक्सेप्शनली कम हो जाता है। बढ़ना चाहिए था बट अनएक्सेप्शनली कम हो जाता है। तो इसको लिखते हैं। होपफुली ये बात आपको समझ में आई हो कि नीचे की तरफ एटॉमिक रेडियस बढ़ता है लेकिन इनका एटॉमिक रेडियस लगभग बराबर है बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। 4f बिल्कुल भी अच्छी शील्डिंग प्रोवाइड नहीं करते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सक्सेसफुली अंदर की तरफ आ जाते हैं और एटॉमिक रेडियस कम हो जाता है। तो अगर हम इनमें बात करें तो जिरकोनियम का साइज बड़ा है और इनका बराबर है, इनका बराबर है बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो ये सारे क्वेश्चन जेईई में पूछे जाते हैं तो इनको आपको बहुत अच्छे से सीखना है। हाँ, लेकिन अगर आप इसकी बात करें यहां पर लेंथेनम से पहले तो कोई 4f एलिमेंट नहीं है, तो क्या वहां पे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लगेगा? नहीं लगेगा। इसका मतलब साइज नॉर्मली टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है तो यहां पर भी साइज इंक्रीज होगा। तो स्कैंडियम, यट्रियम और लेंथेनम में लेंथेनम का साइज सबसे बड़ा होगा। तो ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इनको बहुत अच्छे से आप नोट कर लीजिए, फिर इसके बारे में हम आगे लिखते हैं। तो क्या मतलब है इसका? एटॉमिक रेडियस ऑफ 5d एलिमेंट्स इज ऑलमोस्ट सेम एज दैट ऑफ 4d एलिमेंट्स बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो क्या होती है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन? ये आपको अभी समझाया गया है। क्या होती है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन? बिकॉज ऑफ
पुअर शील्डिंग पावर ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स। हाफनियम से पहले 4f की फिलिंग हुई है और 4f अच्छा शील्डर नहीं है। बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग पावर ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स, outermost electrons come closer to the nucleus and atomic radius decreases। बढ़ना चाहिए था बट नीचे की तरफ एटॉमिक रेडियस ऑलमोस्ट सेम हो जाता है बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो इस बात को अच्छे से आप नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है सेकंड, दैट इज वेरिएशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो हेडिंग डालेंगे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो यहां पर सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे हम मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर हायर देन S and P block elements because of strong metallic bonding। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं इनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड पाया जाता है, जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स से बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, तो अगर आप यहां पर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो यहां पर आपको एक इर्रेगुलर ट्रेंड देखने को मिलता है, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट फर्स्ट increases at the beginning and then decreases at the middle उसके बाद नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कम ही होते हैं, तो सॉरी, एंड देन डिक्रीजेस। Melting point first increases at the beginning and then decreases toward the end। तो क्या होता है यहां पर, जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं वैसे वैसे स्टार्टिंग में देखा जाता है कि मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है, उसके बाद देखा जाता है कि मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होने लग पड़ा है। तो ऐसा क्यों होता है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड बनेगा उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। अब ये जो मेटालिक बॉन्ड बनता है किसकी वजह से बनता है, ये बनता है बिकॉज ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो ns इलेक्ट्रॉन्स एंड n-1d इलेक्ट्रॉन्स टुगेदर
टेक पार्ट इन मेटालिक बॉन्डिंग। तो इन सिंपल वर्ड्स, greater the number of unpaired electrons, stronger is the metallic bond, higher is the melting point। तो जो मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो मेटालिक बॉन्ड बन रहा है वो कितना स्ट्रांग बन रहा है। और मेटालिक बॉन्ड किसके ऊपर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के पास, उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। तो जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो स्टार्टिंग में आप देखेंगे कि जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो बढ़ रहे हैं, लेकिन जब आप मिडल में पहुंचते हैं उसके बाद जब आप आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो कम हो रहे हैं। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हैं तो मेल्टिंग पॉइंट भी डिक्रीज करने लग जाएगा। तो जरा कॉन्फ़िगरेशन लिखकर देखते हैं कि कैसे कैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो रहे हैं, इसको आप नोट कर लें। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 कॉन्फ़िगरेशन लिखकर देख लें। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 3d1 4s2, इधर हो जाएगा 3d2 4s2, 3d3 4s2, 3d5 4s1, 3d5 4s2, 3d6 4s2, 3d7 4s2, 3d8 4s2, 3d10 4s1, 3d10 4s2। अब आप यहां पर देख सकते हैं कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं आपके पास। ये तो पेयर्ड है, एक करके दिखा देते हैं। जैसे यहां पर आपके पास ये 3d है और ये 4s है। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स है और 3d में 1। तो बताएं अनपेयर्ड कितने हैं? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहां पर। तो यहां पर हम लिखते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 1। यहाँ पे कितने अनपेयर्ड हैं? 2। यहाँ पे कितने अनपेयर्ड हैं? 3। यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 5 यहाँ पर है और एक यहाँ पर है 6। यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 5। यहाँ पर देखिए 6 आ रहा है। 6 की फिलिंग करें जरा। 2 3 4 5 6। तो अनपेयर्ड कितने हैं? 4 अनपेयर्ड है। 4, इसके आगे 7 हो गया तो 3 अनपेयर्ड रह जाएंगे। इसके आगे 8 हो गया तो 2 अनपेयर्ड रह जाएंगे। यहां पर यही है एक अनपेयर्ड और यहां पर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो आप देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। मिडल तक तो बढ़ता है तो मेल्टिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीजेस, क्योंकि जो मेटालिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ है वो स्ट्रांग होता जाएगा। तो इसके आगे अगर आप बात करें तो इसके आगे आप देख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो रहे हैं? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। तो स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो उसको ब्रेक करने के लिए आपको टेम्परेचर कम देना पड़ेगा, तो मेल्टिंग पॉइंट भी डिक्रीज होने लग जाएगा। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑल्सो डिक्रीजेस। तो जरा इस चीज को अब हम ग्राफिकली देखते हैं कि ग्राफिकली क्या होता है। तो ये है हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट और यहां पर है हमारे पास एटॉमिक नंबर। तो स्कैंडियम के पास सिर्फ एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है
तो मान के चलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट ये है, टाइटेनियम 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए तो उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा। वनेडियम 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए तो उसका मेल्टिंग पॉइंट और ज़्यादा हो जाएगा। क्रोमियम 6 तो उसका मेल्टिंग पॉइंट तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद मैंगनीज की बारी आती है। अब मैंगनीज के पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत कम होता है। डिप देखने को मिलता है आपको मेल्टिंग पॉइंट में। आफ्टर क्रोमियम देयर इज अ डिप इन मेल्टिंग पॉइंट। इवन मैंगनीज के पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, फिर भी एक डिप देखने को मिल रहा है मेल्टिंग पॉइंट में। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसके बारे में अभी हम रीजन लिखेंगे। उसके बाद देखते हैं कि आयरन के पास 4 हैं तो उसका भी मेल्टिंग पॉइंट मैंगनीज से ज्यादा पाया गया। उसके बाद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं तो मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता जाएगा। तो मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। अब आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी कि आप जब लेफ्ट टू राइट जा रहे थे तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा था तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा था, लेकिन उसके बाद आपने देखा कि यहां पर ऐसा क्यों हुआ। क्रोमियम के पास 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे तो उसका सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होने वाला है, लेकिन मैंगनीज के पास 5 थे तो उसको यहां कहीं होना चाहिए था, बट वो एकदम से नीचे चला गया। तो ऐसा क्यों होता है? तो आप एक सिंपल सी बात समझिए कि हमने क्या बोला था। हमने कहा था कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग के ऊपर। और मेटालिक बॉन्डिंग किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। अगर आपके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो मेटालिक बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन आप एक बात समझिए, लेकिन अगर आप स्टेबल है, अगर आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है लेकिन अगर आपकी कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी स्टेबल है तो क्या आप अपने इलेक्ट्रॉन्स को मेटालिक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने देंगे? फिर से रिपीट करता हूं मैं, अगर आपकी कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी स्टेबल है, अगर आप ऑलरेडी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में पड़े हैं तो क्या आप अपने इलेक्ट्रॉन्स को अलाउ करेंगे कि वो मेटालिक बॉन्डिंग कर पाए? नहीं करेंगे, क्योंकि जो स्टेबल होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करने नहीं देते। यही रीजन है मैंगनीज का। मैंगनीज अपने इलेक्ट्रॉन्स को, उसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, स्टिल मैंगनीज अपने इलेक्ट्रॉन्स को मेटालिक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करने देता। क्यों? क्योंकि मैंगनीज के पास एग्जैक्टली स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है उसके पास, जिसकी वजह से वो अपने इलेक्ट्रॉन को मेटालिक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करने देता। अगर वो मेटालिक बॉन्डिंग बना ही नहीं रहा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वेरी वीक, तो उसको मेल्ट करना बहुत इजी हो जाएगा। देखिए, स्टेबल होना अलग चीज होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अलग चीज होती है। अभी हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। मेल्टिंग पॉइंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर डिपेंड करता है। अगर कोई एटम स्टेबल है तो वो केमिकली इनर्ट हो जाता है, वो रिएक्टिव नहीं होता। एक बात ये होती है। दूसरी बात, आप अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से पार्टिसिपेट नहीं करने दे रहे, तो क्या मेटालिक बॉन्डिंग होगी? नहीं होगी। आप पार्टिसिपेट ही नहीं करने दे रहे तो कोई भी मेटालिक बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। मेटालिक बॉन्डिंग नहीं होगी तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वेरी वीक इन मैंगनीज, तो उसको मेल्ट करना बहुत ईजी हो जाएगा। दैट्स वाई मैंगनीज का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम हो जाता है। दैट्स वाई यू ऑब्जर्व अ डिप इन मेल्टिंग पॉइंट। तो इस चीज को क्या कहा जाता है? डिप इन मेल्टिंग पॉइंट। तो इस चीज को आप एक बार अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर इसके बारे में हम लिखते भी हैं कि ये मेल्टिंग पॉइंट में डिप आपको क्यों देखने को मिलता है। नोट करिए। तो लिखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाएगा क्यों होता है ऐसा।
डिप इन मेल्टिंग पॉइंट आफ्टर क्रोमियम क्यों देखा जाता है? द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मैंगनीज is less than that of chromium and iron, still having 5 unpaired electrons, because मैंगनीज की कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d5 4s2, has exactly half filled and fully filled configuration, has exactly half filled and fully filled configuration, does not allow its electron to participate in metallic bonding. So, intermolecular forces are very weak. अगर किसी की इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस वीक है तो उसको ब्रेक करना बहुत इजी होगा. लेसर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक इट्स लेटिस, सो लेसर इज द मेल्टिंग पॉइंट. इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस आर वेरी वीक, सो लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द लेटिस, सो लेसर इज द मेल्टिंग पॉइंट. तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है कई बार एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम में भी कई बार पूछा जाता है, तो इस चीज को भी आप अच्छे से नोट कर लें. तो अगर हम ओवरऑल अब लिखना चाहें इसके बारे में तो क्या लिख सकते हैं हम? तो स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड अगर बढ़ेगा, जो कि किस पे डिपेंड करता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है, तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा और एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन भी ज़्यादा होगा. तो आज के इस लेक्चर में आपने देखा कि कैसे एटॉमिक रेडियस वेरी करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और उसके बाद आपने देखा कि किस तरीके से मेल्टिंग पॉइंट वेरी करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. अब आप बात करने वाले हैं कि किस तरीके से मेल्टिंग पॉइंट वेरी करेगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम. तो देखते हैं जरा. मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 3D सीरीज कम होता है 4D सीरीज से, कम होता है 5D सीरीज से. तो ऐसा क्यों होता है? तो एक सिंपल सा रीजन ये है, अब आप जानते हैं कि जो d ऑर्बिटल्स होते हैं वो फेरीफेरी की तरफ होते हैं, बाहर की तरफ होते हैं. तो अगर आप यहाँ पे 3D 4D और 5D को कंपेयर करें तो किसके ऑर्बिटल और ज्यादा बाहर की तरफ होंगे? ऑब्वियस सी बात है 5, इसका साइज और ज्यादा बड़ा होगा. अगर इसका साइज और बड़ा है तो इसके इलेक्ट्रॉन्स और फेरीफेरी की तरफ होंगे और बाहर की तरफ होंगे. तो क्या वो आसानी से मेटालिक बॉन्डिंग फॉर्म कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे, क्योंकि जिसके इलेक्ट्रॉन्स इजीली अवेलेबल होंगे मेटालिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए वो आसानी से मेटालिक बॉन्ड बना पाएंगे, तो उनका मेल्टिंग पॉइंट और ज्यादा होगा. तो एक सिंपल सा रीजन है, बिकॉज मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ metallic bond. Greater the size of d orbitals, more easily
they can form metallic bond. So more is the melting point. तो अगर आप यहां पे बात करें, जैसे हमारे पास है क्रोमियम, मोलिबेडनम और टंगस्टन, इसके पास भी 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो किसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होना चाहिए? सेम ग्रुप में आ रहे हैं तो आप जानते हैं नीचे की तरफ जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो और ज्यादा डिफ्यूज्ड होते हैं, और ज्यादा डिफ्यूज्ड होते हैं मतलब और ज्यादा फेरीफेरी की तरफ होते हैं, तो दे कैन इजीली फॉर्म मेटालिक बॉन्ड। तो टंगस्टन बहुत आसानी से मेटालिक बॉन्ड बना पाएगा और बहुत स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड बना पाएगा। तो क्रोमियम, मोलिबेडनम एंड देन टंगस्टन। अब अगर आप इस चीज को ऐसे नहीं समझना चाहते तो एक और तरीका इसको समझने का, देखिए एक सिंपल सी बात है, अगर आपका अपने इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कंट्रोल है तो आप उनको पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे। जैसे मैंगनीज स्टेबल है तो उसका अपने इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर पूरा कंट्रोल है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को पार्टिसिपेट नहीं करने दे रहा मेटालिक बॉन्डिंग में। अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं तो दे कैन इजीली फॉर्म बॉन्ड्स। तो यही होता है यहां पर कि जिसके इलेक्ट्रॉन्स इजीली अवेलेबल होंगे मेटालिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, उसका मेटालिक बॉन्ड उतना स्ट्रांग होगा। तो एक और तरीके से समझते हैं कि किस तरीके से टॉप टू बॉटम मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, तो इसको नॉट्स के बेसिस पर भी समझा जा सकता है। जैसे क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन है 3d5 4s1, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 4d5 5s1 और इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 5d4 6s2। यहां पर बेसिकली हमारे पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 4। ठीक है, अब आप यहां पर नॉड्स निकालें। नॉड्स निकालने का फॉर्मूला होता है n-1। तो यहां पे कितनी नॉड्स आएंगी आपके पास? 4 - 1 3। यहां पे कितनी नॉड्स आएंगी? 5 - 1 4। यहां पे कितनी नॉड्स आएंगी? 6 - 1 5। अगर नॉड्स बहुत ज्यादा है इसका मतलब आपके और इलेक्ट्रॉन के बीच में गैप बहुत ज्यादा है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में गैप बहुत ज्यादा है, इसका मतलब आपका कंट्रोल अपने इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बहुत कम होगा। ग्रेटर द नंबर ऑफ नोड्स, तो आपका इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इफेक्ट बहुत कम होगा, तो दे आर मोर इजिली अलाउड टू पार्टिसिपेट इन मेटालिक बॉन्ड फॉर्मेशन। नॉड्स समझते हैं? नॉड्स क्या होती हैं? नॉड्स होती हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और आपके बीच में खाली स्पेस। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में ये जो खाली जगह होती है, ये जो खाली जगह है इसको नॉड्स कहा जाता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। नॉड्स को हम खाई बोलते हैं कि खाई एक तरीके से। अगर खाई है तो बताओ यहां से यहां जंप कर पाना बहुत मुश्किल होगा, यहां से यहां जंप कर पाना बहुत मुश्किल होगा। चलो मान लो आपने इसको जंप कर लिया तो एनर्जी आपकी कम हो जाएगी, तो इसको जंप करने में दिक्कत होगी या नहीं होगी? यहां पर अगर आपको आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे पहुंचना है, अगर अपना इफेक्ट दिखाना है, तो आपको 3 खाई जंप करनी पड़ेगी, यहां पे 4 और यहां पे 5। तो कहां पर इलेक्ट्रॉन तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल है न्यूक्लियस का, यहां पर 5 खाई जंप करनी पड़ेगी, तो न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन तक तब पहुंच पाएगा। तो 5 खाई जंप करना इज टफ जॉब, तो इसका मतलब कहां पर न्यूक्लियस का इफेक्ट सबसे कम है? यहां पर। तो क्या ये बहुत आसानी से मेटालिक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे? बिल्कुल, तभी तो इनका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। तो 2 तरीके थे जिनसे आप समझ सकते थे। एक तो सिंपल है, नीचे की तरफ साइज बढ़ता है तो और ज्यादा डिफ्यूज्ड होते हैं, और ज्यादा फेरीफेरी की तरफ होते हैं, और ज्यादा आसानी से मेटालिक बॉन्डिंग कर पाएंगे। जितना आसानी से मेटालिक बॉन्ड बनता है उतना ज्यादा स्ट्रेंथ होता है मेटालिक बॉन्ड का, और उतना ज्यादा ही मेल्टिंग पॉइंट होता है। नहीं तो आप नॉड्स के बेसिस पर समझ सकते हैं, जितनी ज्यादा नॉड्स होती हैं न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन के ऊपर इफेक्ट उतना ही कम होता है, तो वो और आसानी से मेटालिक बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर पाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। आज हमने देखा कि एटॉमिक रेडियस क्या होता है, क्या वेरिएशन होता है एटॉमिक रेडियस का, और क्या वेरिएशन होता है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।